So, hello students. As you know, my name is Ravi Pandey and I am faculty of English of your school, that is Foundation School. So today we are going to start the first chapter of your supplementary reader book, that is Moments. But before we move ahead, let us know about the chapter and how we can correlate our previous learnings to this chapter. इस चैप्टर से हम पहले पढ़े गए अध्यायों को कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे. उसके बाद हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे. So in the last class I taught you about story writing. So how we can write an effective story. So when we write a story, there are different elements that we have to attach to the story. So before we move ahead, this particular chapter is a very good example that how we should write a good story. Now, the name or the title of this story is The Lost Child. But before we move ahead, let us know about the author of this particular story. So, the name does not need any recognition in the field of literature. इस नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है पूरे लिटरेचर फील्ड में, खासकर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज मिस्टर मुल्क राज आनंद वॉज द फर्स्ट पर्सन who has been recognized as one of the international writers from India in English. He was a pre-independence era writer and mostly he dealt with exploitation of lower class, oppression of lower class, sensitivity of human beings and child feelings. And this child feeling, we will be dealing with this child feeling in this chapter. इस चैप्टर में हम इसी चाइल्ड फीलिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा हम अपने राइटर का परिचय जान लें, हम अपने लेखक का परिचय जान लें. इनका नाम श्री मुल्कराज आनंद था. इनका जन्म 12 दिसंबर सन 1905 में यानी कि आजादी से पूर्व भारत में हुआ था. खासकर उस समय इनका जन्म पेशावर में हुआ था. पेशावर जो कि अर्स्ट वाइल पाकिस्तान में था और अर्स्ट वाइल इंडिया में था और अब वो सिचुएटेड है पाकिस्तान में. 28 सितंबर 2004 में इनकी मृत्यु हो गई. इनके जो फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं वो अनटचेबल एंड द सोर्ड एंड द सिकल. तो द सोर्ड एंड द सिकल एंड अनटचेबल ये दोनों ही बहुत ही फेमस नॉवेल हैं. और डॉक्टर ऑरवेल जो कि एक फेमस ब्रिटिश राइटर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये द सोर्ड एंड द सिकल यानी इसमें योद्धाओं का और कामगारों का दोनों का जुड़ाव किस प्रकार से है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी. और ऑरवेल ने कहा था कि अगर समय से ये नॉवल प्रकाशित हो जाता तो ये काफी बड़ी एक क्रांति ला सकता था. तो आइए अब हम चलते हैं आपके अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड. तो ये चीजें, अब ये लॉस्ट चाइल्ड क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं. आप ही महज मान लीजिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और अचानक आपके माँ बाप का हाथ आपसे छूट जाता है और एक अंधेरी रात है, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है. तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी ये सोचिए. और दूसरी चीज ये सोचिए कि कई बार आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस कुछ काम आपको करने के लिए मना करते हैं. तो अगर वो कोई काम आपको करने के लिए मना करते हैं तो उसके पीछे एक मूलभूत कारण है और उस कारण को बिना समझे बिना आपको वो काम ना करने के लिए मना नहीं करना चाहिए. तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. द लॉस्ट चाइल्ड. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. तो यहां कुछ शब्दों को पहले हम समझें. गैली मीन्स होता है हैप्पीनेस, शेड्स यानी छांव, एलीज मीन्स होता है पतले पैसेजेस. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. ये वसंत का उत्सव था. एक्चुअली जैसे कि हम लोग जानते हैं वसंत उत्सव में बहुत जगह गांव में मेला लगता है. तो एक वसंत का उत्सव था. ठंडी छांव जो थी वो गलियों में और पैसेजेस में दिखाई दे रही थी, छोटे छोटे रास्तों में दिखाई दे रही थी. इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. इमर्ज मतलब निकल के आना. तो वहां से निकल के आ रहा था खुशी, वहां से निकल के आ रही थी खुशी भरी इंसानियत. यानी कि वहां से इंसान अलग अलग पैसेजेस से गलियों से निकल के आ रहे थे और उनके चेहरे पे एक जो वसंत की खुशी है वो प्रदर्शित हो रही थी या वो दिखाई दे रही थी. अब वो कैसे आ रहे थे वो देखते हैं. सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस. कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ घोड़ों पे बैठ के आ रहे थे.
अदर सैट, कुछ किनारे बैठे हुए थे, बीइंग कैरिड इन बैम्बू, यानी कि कुछ लोग पालकी में भी सवार होकर आ रहे थे, एंड बुलक कार्ट्स। और ये जब कहानी लिखी गई थी तो बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ियों का जमाना था, तो बैलगाड़ियों में भी सवार होकर लोग आ रहे थे। अब ये लोग कहाँ आ रहे थे या कहाँ जा रहे थे वो आगे हम देखते हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं? एंजॉयबल होते हैं, मस्त मौला रहते हैं, उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। तो ब्रिमिंग का यहाँ मतलब होता है फुल ऑफ। साइंस में भी आप पढ़ेंगे, एक अपरेटस यूज होता है जिसको हम ब्रिम कहते हैं। तो एक छोटा बच्चा था जो अपने पिता के पैरों के इर्द गिर्द दौड़ रहा था, भाग रहा था, और देख के उसको लगता था कि वो बच्चा बिल्कुल जीवन था, जीवन खुशी से भरा हुआ था और बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। नाउ लेट अस गो टू पेज नंबर 2। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग का मतलब होता है पीछे छूट जाना। तो बार बार जो अगल बगल का आवरण था, अगल बगल की चीजें थी, बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा था और इस क्रम में वो अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जा रहा था। तो पेरेंट्स बार बार उसको बुलावा दे रहे थे, पुकार रहे थे, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ। Fascinated by the toys, lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated, आश्चर्यचकित रहना, किन कर्तव्यमूढ़ रह जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। तो बच्चा जो खिलौने देख रहा था दुकानों में, जो अगल बगल की चीजें देख रहा था दुकानों में, उनको देख के वो क्या हो जा रहा था, वो जड़वत रह जा रहा था और उनको निहारते रह जा रहा था। That lined the way, lined the way मतलब जो कतारबद्ध लगे हुए थे। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. तो वो दौड़ के, जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते थे, दौड़ के अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता था। उसके पैर जो थे अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे, उनकी पुकार के आज्ञाकारी बच्चे के तौर पे उसके पैर खुद ब खुद माता पिता की तरफ आगे बढ़ जाते थे। They had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. So ideally वो कुछ दूर जाके पेरेंट्स रुक जाते थे और फिर बच्चे को पुकारते थे, बच्चा दौड़ के उनके पास आता था। लेकिन फिर भी इस बच्चे के अंदर सप्रेस यानी दबाना, वो दबा नहीं पा रहा था। इसके हृदय में जो इच्छाएं जागृत हो रही थी, ये बच्चा उन इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा था। Even though he well knew the old cold यानी ठंडा, stare यानी घूरना, of refusal in their eyes। हालांकि उसको पता था कि अगर ये अपने माता पिता से कोई विश जाहिर करेगा तो इसको स्मरण में था कि कैसे उसके माता पिता घूर के उसको मना कर देते हैं, ये उसके ध्यान में था। सो दैट इज व्हाई ये जनरली अपने पेरेंट्स से कुछ कहने से सहमता था, डरता था या लिहाज करता था, क्योंकि उसको रिजल्ट पता था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। उसने प्लीडेड मतलब विनती करते हुए कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, पिता ने लाल लाल आंखें करके उसको देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, टायरेंट यानी किसी चीज को दबाना, सप्रेस कर देना। तो उसकी इच्छा को मतलब बच्चे को घूर के देखता था, ताकि देखते थे पेरेंट्स, ताकि वो अपनी इच्छा को दबा ले और चुप हो जाए। हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender। अब उसकी मदर घर से बहुत दिनों बाहर निकली थी, स्प्रिंग का मौसम था, तो ये जो चारों तरफ का वातावरण था, इसको देख के उनका हृदय काफी द्रवित हो गया था, यानी वो काफी आनंदित महसूस हो रही थी। तो इस आनंद में क्या हुआ था, वो बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, अपने हृदय से काफी विनम्र और सॉफ्ट हो गई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। और वो अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ा देती है, तो कहती है कि अरे वो छोड़ो, देखो आगे क्या है। सो बच्चे को कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए माँ अपनी उंगली उसको पकड़ा देती है और कहती है कि अरे वो छोड़ो, आगे देखो क्या है। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। आगे जो था विस्तृत फैला हुआ सरसों का खेत था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ण या सोना पिघला के किसी ने जगह जगह बिखेर दिया हो। As it swept across miles and miles of even land, बराबर जमीन पर दूर तक, जहां तक नजर जा रही थी, ये सरसों के खेत फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि सोना पिघला के किसी ने खेतों में बिखेर दिया हो। ना अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब हमने स्टोरी राइटिंग की बात की थी तो हमने कहा था कि हमें एक ऑरा क्रिएट करना है, एक
सेटिंग क्रिएट करनी है। अगर आप गौर करें तो मुल्कराज आनंद ने वही इमेजरी, वही सेटिंग आपके लिए क्रिएट की है। जब आप ये चीजें मेरे मुंह से सुन रहे होंगे तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप उस पिक्चर को महसूस कर पा रहे होंगे कि वो फील्ड देखने में कैसे होंगे, वो सरसों के पुष्प जो है वो कैसे पुष्पित होंगे। तो यही खूबसूरती है कि स्टोरी राइटिंग की, कि आप अपने रीडर को इतना कैप्टिवेट कर दें, इतना होल्ड कर दें कि वो आपकी स्टोरी को छोड़ के जा ना सके, और उसके लिए आप विभिन्न विभिन्न तरीके या विधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक्चुअली में कीट पतंगे होते हैं जो आपने देखे होंगे, पतले पतले विंग्स वाले, जिनको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग उसको हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग। बस्टलिंग मीन्स मेकिंग अ लाउड साउंड अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग। गॉडी मतलब होता है चमकीला, तो वो अपने पर्पल विंग, जो उनके चमकीले विंग्स थे, उनको फड़फड़ा रहे थे और वो चमक दिखाई दे रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो करते क्या थे कि उनके और बीज के बीच में, यानी कि मधुमक्खियों के बीच में या तितलियों के बीच में एक तरह से एक विवाद था। ये हमेशा जाके कीट पतंगे उन बटरफ्लाइज का या उन बीज का रास्ता रोक देते थे ताकि वो पुष्पों का रस न चूस सके, उसका शहद, उसका जो नेक्टर है उसको वो प्राप्त न कर सके। तो ये एक तरह का और पिक्चराइजेशन है। सी द माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑथर। ऑथर का ऑब्जर्वेशन देखिए कि कहां दूर तक वो सोच रहे हैं कि कीट पतंगों में भी वो खूबसूरती की तलाश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी राइटिंग द बेस्ट स्टोरी राइटिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। गेज यानी किसी चीज को लगातार देखना, उससे से अपना ध्यान न हटाना। तो वो बच्चा हवा में भी उनको फॉलो करता है, जहां जहां जिधर जिधर वो ड्रैगन फ्लाइज जा रही हैं उनको वो फॉलो करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। तब तक जब तक उनमें से एक जो था वो अपने पंखों को विराम देके कहीं रुक नहीं जाता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब बच्चों का कौतूहल आपको पता है, आपने भी किया होगा, हमने भी किया है। दौड़ के उसको पकड़ने का वो प्रयास करता है। When he had he would try to catch it, but it would go fluttering and flapping up into the air. लेकिन वो अपने fluttering and flapping is the sound of wings. तो वो पंख फड़फड़ाते हुए वो उड़ जाते हैं up into the air, हवा में ऊपर तक। When he had almost caught it in his hand, जब उसको लगता है कि पकड़ ही लिया है, ठीक उसी समय वो उसके हाथों के बीच से उड़ जाते हैं। Then his mother gave a cautionary call. Cautionary मतलब चेतावनी भरी। फिर उसकी मदर जो है उनको एक चेतावनी भरी कॉल देती है, बुलावा देती है, कहती है कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। अब ये बच्चा क्या है कि कीट पतंगों को पकड़ने के क्रम में वो खेतों की तरफ निकल गया होता है। तो बच्चे को एक चेतावनी भरा स्वर देते हुए माता उसकी कहती है कि आओ फुटपाथ पे आओ, रास्ते पे आओ, पगडंडी पे आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है खुशी के साथ। एंड वॉक अब्रेस्ट, अब्रेस्ट मतलब होता है अलॉन्ग साइड, साइड बाय साइड, उनके साथ चलने लगता है। फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। Being however soon left behind, लेकिन फिर से वो पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो क्या करता है, छोटे छोटे जो कीड़े जमीन से निकल रहे हैं, जो अपने होल से निकल रहे हैं, जो ठंड के मौसम में सुनहरी धूप खिली हुई है, इसका आनंद लेने के लिए, तो ये उनको देखने के क्रम में रुक जाता है और एक बार फिर से ये उनके पीछे छूट जाता है। A shower of come child come, his parents called from the shade of a grove. Grove is actually a group of trees, जहाँ कुछ पेड़ लगे हों और वहीं पे एक कुआं भी होता है जहाँ ये बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और बच्चे को फिर बुलाते हैं। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. एक कुएं के किनारे पे वो लोग बैठे हुए हैं पेड़ों की छांव में और वहीं से वो बच्चे को बुलाते हैं। He ran towards them, वो भागते हुए उनकी तरफ चला जाता है।
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. जैसे ही उन पेड़ों के ग्रुप में वो बच्चा घुसता है तो उन पेड़ों के कुछ फूल पुष्प जो है, स्प्रिंग का मौसम ही है, बसंत का मौसम है. सी द ब्यूटी ऑफ द कंटेंट. खूबसूरती देखिए, बच्चा घुसा, पुष्प वर्षा हुई. तो ये खूबसूरती है लिखावट की, लेखनी की. जैसे ही उसमें घुसता है, द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. वो बरसते हुए पुष्पों को, पुष्पांशों को वो अपनी अंजलि में भरने का प्रयास करता है, उनको इकट्ठा करने का प्रयास करता है. और वो पेरेंट्स के बारे में भूल चुका है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. लेकिन क्या होता है, उसी समय वो कुछ कपोतों की, या जो सफेद कबूतर होते हैं, उनकी कूइंग की आवाज को सुनता है और वो उनकी तरफ चल देता है. Shouting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. और उसके हाथों से जो उसने पुष्पांश इकट्ठे किए हैं, जो फूल के इकट्ठे किए हैं, वो उसके हाथ से गिर जाते हैं क्योंकि वो उन कपोतों के पीछे दौड़ चला होता है. Come child, come, they called to the child who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath. तो फिर से पुकारते हैं उस बच्चे को कि आओ बेटा आओ चलें. और ये जो बच्चा है, ये छोटी छोटी कंदराओं में जो पुराने वृक्ष हो जाते हैं आपके बरगद के, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहां जाके तो वो छुप जाता है. उनको पकड़ने के प्रयास में ये वहां चला जाता है. सो उस बच्चे को गैदरिंग हिम मतलब उनको साथ लेके, और ये लोग एक पतली सी पगडंडी, वाइंडिंग फुटपाथ यानी समाप्त होता हुआ, कन्वर्ज होता हुआ फुटपाथ ये पकड़ लेते हैं, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो उनको सरसों के खेतों के बीच से लेता हुआ कहां लेके जा रहा है. अब देखिए, दे आर गोइंग इनटू अ फेयर, वो एक मेले में जा रहे हैं, यानी वसंत पंचमी के मेले में वो लोग जा रहे हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs मतलब भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा लोगों का आना. तो जैसे जैसे वो गांव के नजदीक पहुंचते हैं, बच्चा देख पाता है, क्या देख पाता है, अलग अलग डायरेक्शन से उसमें गांव की तरफ फुटपाथ आ रहे हैं जो कि भीड़ से भरे हुए हैं. कन्वर्ज यानी एक जगह आना. टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी फेयर उस मेले का जो बाउंडर था, जो इतने लोग भीड़ जमा थी, उनमें अलग अलग दिशाओं से, फुटपाथों से लोग इकट्ठे होते जा रहे थे. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और पहली बार वो काफी आकर्षित हुआ, और एंड फैसिनेटेड, और काफी आश्चर्यचकित भी हुआ. बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस नई दुनिया का जो कंफ्यूजन था, जो असमंजस की स्थिति थी, जो वो देख पा रहा था पहली बार, उससे काफी वो कंफ्यूज हो गया, और उसको देख के वो बड़ा ही आकर्षित और आश्चर्यचकित हुआ. नाउ लेट अस सी द सीन, कि उस एक्चुअली में उस फेयर का सीन क्या था. तो आप सभी लोग बचपन में कभी ना कभी ऐसे मेले में गए होंगे, तो आइए देखते हैं. अ स्वीट मीट सेलर हॉक, एक जो मिठाई बेचने वाला था, हॉकर, वो लेके बेच रहा था, वो चिल्ला रहा था. क्या चिल्ला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. At the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. So ठीक मेले में घुसते ही किनारे पे एक मिठाई का स्टॉल लगा हुआ था, जहां पे हॉकर अपनी आवाजें दे रहा था, मिठाइयों की, अलग अलग मिठाइयों के नाम ले रहा था. और इसी क्रम में लोग क्या थे, काफी आकर्षित होकर उन मिठाइयों का जो पैटर्न था, जिस सलीके से उनको लगाया हुआ था, वो क्या कर रहे थे, उसके काउंटर पे बिल्कुल गिरे जा रहे थे मिठाइयों को खरीदने के लिए. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और ये जो मिठाइयां थी, ये सिल्वर और गोल्ड कलर के फॉइल से इसको डेकोरेट किया गया था, इनको कवर किया गया था. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी. चौड़ी चौड़ी खुली आंखों के साथ बच्चे ने मिठाइयों को देखा, बर्फी को देखा. एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ गया. That was his favorite sweet. I want that बर्फी. He slowly murmured. वो धीरे से बुदबुदाया, मुझे बर्फी चाहिए, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी. But he half knew as he begged, लेकिन उसे आधा पता था जब उसने ये प्रार्थना की, that his plea would not be heeded. Heeded यानी ध्यान देना, listen. तो उसे पता था कि उसकी जो ये
प्ली है, निवेदन है, उसको नहीं सुना जाएगा। उसको पहले से ही इसका अनुमान था। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसको लगा कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो मिठाई देख के लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ गया। अब आइए अलग अलग चीजें देखेंगे हम मेले में क्या होती है। अ फ्लावर सेलर हॉप्ड, एक फ्लावर सेलर भी घूम रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का वो की मालाएं बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, इररेजिस्टिबली मतलब जिसको आप रोक ना सके, ड्रॉन यानी खींचे चले जाना। तो बिना कुछ कहे अट्रैक्ट होते हुए वो बच्चा उस गार्लैंड सेलर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते चला गया, खिंचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, वो उस टोकरी की तरफ गया जहां पे जो पुष्प थे, फूल थे गुलमोहर के, वो हीप्ड थे यानी ढेर में थे, इकट्ठा करके रखे हुए थे। एंड हाफ मरमर, और धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे। टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसको वो पुष्प खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो कहेंगे कि नहीं अच्छे नहीं है, घटिया हैं, सूखे हुए हैं, उसको मना कर देंगे। इसलिए क्या करता है, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से बिना जवाब का इंतजार करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। अब वो गौर करिए कि बार बार उसको पता था कि हर एक चीज के लिए उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे उसको, ही ऑलरेडी न्यू इट। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब एक व्यक्ति खड़ा था हाथ में एक रॉड लिए हुए जिसपे अलग अलग तरह के गुब्बारे लगे हुए थे, बांधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे यानी कि खो जाना, आकर्षित हो जाना। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, तो उनके जो मखमली रंग थे, अब गौर करिए रंग कभी मखमली होते नहीं है, लेकिन ऑथर की कल्पना देखिए, मखमली और चमकीले रंग, सी द यूज ऑफ एडजेक्टिव, वेरी गुड स्टोरी राइटिंग। So rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming जिसको आप कंट्रोल न कर पाए, desire इच्छा, possess अपने पास रखना। So जब उसने उन मखमली चमकते हुए इंद्रधनुषी रूपी गुब्बारों को देखा तो उसके अंदर एक तीव्र इच्छा हुई कि ये गुब्बारे उसके अधिकार में आने चाहिए या उसके पास होने चाहिए। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसको ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, और क्या कहेंगे उसका भी अनुमान उसने लगा लिया था। उसने ये सोचा कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अब तुम इतने छोटे नहीं रह गए, अब तुम बड़े हो गए हो कि तुम बैलून से खेलो, तुम गुब्बारों से खेलो। So he walked on farther, ठीक है, फिर अब वो वहां से आगे बढ़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे बच्चा अपने माँ बाप के साथ घूमता हुआ उस मेले में भ्रमण कर रहा है, और फाइनली वो अलग अलग स्टॉल्स पे जाता है। उसमें स्वीट सेलर का स्टॉल होता है, उसमें बलून वाले का स्टॉल होता है, उसमें फ्लावर सेलर का स्टॉल होता है। सो आगे आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे वो और भी विभिन्न स्टॉलों पे जाता है, एंड द स्टोरी विल कंटिन्यू। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट part of this particular chapter. I will join you back in the second part of this chapter. Thank you very much.